ना मन की बात ना दिल की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बीच भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सक्सेना बैठे हैं और भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय महासचिव अरोरा जी बैठे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। कई सवाल है हमारे, जो हमारे क्या एक तरह से हमारी जनता के सवाल हैं। संजीव सक्सेना जी, अब जो आपकी भारतीय हिंद फौज है, मूलतः ये चुनाव का टाइम चल रहा है और हर आम व्यक्ति की जो निगाहें हैं आपकी इस पार्टी पर टिकी हुई हैं कि भारतीय हिंद फौज इस समय मूलतः किस दिशा में काम कर रही है। देखिए, भारतीय हिंद फौज जो है इस समय, हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति करने आए हैं। और भारतीय हिंद फौज सिर्फ राजनीति की बात करती है और हम चाहते हैं देश की सभी पार्टी राजनीति की अगर बात करेंगी तो उस हिसाब से हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब उनके विचारधाराओं को देखते हैं, सुनते हैं, इसलिए हमने भारतीय हिंद फौज को राजनीति के लिए तैयार किया है और हम देश के साथ, देश की जनता के साथ, देश के जनता के विश्वास के साथ खड़े हुए हैं। और हम लोग क्रांतिकारी विचारों के लोग हैं, हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं। और हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको अपना आदर्श मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर हम काम करते हैं। हम उस पर काम करने इस समय देश के अंदर निकले हुए हैं। हमने 11 सूत्रीय अपना घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, रखा हुआ है इसमें। उसमें से 3 मुद्दे कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस के पास से भी हमारी और सबके पास हम अपने विचार भेज रहे थे। 13 मार्च को हमने कांग्रेस के शीर्ष स्तर के जो अधिकारी हैं उन लोगों से वार्ता काफ़ी टाइम से चल रही थी। भाजपा के जो शीर्ष हैं उसके पास भी हमने सबको अपना घोषणा पत्र भेजा था। हम चाहते थे कि हमारे घोषणा पत्र से जो सहमत होगा, देखिए अपने भारतीय हिंद फौज अभी नया गठन हुआ है, नई पार्टी बनी है। हम अभी आज भी हमारे लगभग 2 लाख सदस्य हैं इस समय देश के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। तो हम चाह रहे थे जो राष्ट्रीय पार्टी जो है, 2 ही पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तो इन दोनों से विचारधारा है कि जो हमारे इन मुद्दों पर काम करने को तैयार हो, हम उसका साथ दे सकते हैं, हम साथ में मिलकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। इन मुद्दों पे हमने दोनों को ही अपने घोषणा पत्र भेजे थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी का हमने नहीं देखा है, लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से एक साथ समाचार पत्रों में आ गया, टीवी चैनल्स पे आ गया, राहुल जी ने घोषणा कर दी कि न्याय जो दिया है उन्होंने कि 6 आर्थिक न्याय योजना जो बनाई है उन्होंने, न्याय योजना, उसका न्याय नाम दिया है उन्होंने। तो जो उन्होंने न्याय का इतना बड़ा घोषणा पत्र में अपना शामिल किया हो, उसको अपना करने लगे कि कांग्रेस का नहीं है, वो एक्चुअली भारतीय हिंद फौज का है। हमारे घोषणा पत्र में 11वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो देश के गरीब लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है और उनके 2 बच्चे हैं या 3 बेटियां हैं, उस परिवार को भारतीय हिंद फौज अगर सरकार में शामिल होती है तो सरकार से मांग करेगी कि उनको 10,000 रुपये गुजारा भत्ता दिया जाए। तो आपने देखा होगा, मैंने पढ़ा उसके अंदर कि जिस परिवार के 5 सदस्य हैं, जिस परिवार में, उसको देंगे। बात वही आ गई निकल के जो हम कहना चाहते थे, उस चीज़ को उन्होंने कहा है। और कांग्रेस ने हमारा एक घोषणा पत्र में से ये चुराया। दूसरा उन्होंने कहा है कि शिक्षा में सुधार, ये भी हमारा ही लिया हुआ पॉइंट है, 5वें नंबर पर हमने दिया हुआ है। तीसरा उनका आया है स्वास्थ्य के लिए काम करने के लिए। ये 3 मुद्दे कांग्रेस ने हमारे घोषणा पत्र में से लिए हैं। आज कांग्रेस अगर ये कहती है कि हमने आपके विचारों से सहमत हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर नहीं मानती है तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। या आपने हमारे घोषणा पत्र से ले लिए और एक अच्छी बात है। राष्ट्रीय पार्टी अगर सरकार बनती है तो दोनों से मांग करूंगा। और हमारा मेन मुद्दा इसी पे चल रहा है कि शिक्षा में राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत शुरू से आई है। तो आपका इतना अच्छा मुद्दा को चोरी हो जाने दिया आपने, तो किसकी जीत मान रहे हैं आप? हमारी जीत है। हम आज ये मानते हैं कि भारतीय हिंद फौज के विचार, इन 2 राष्ट्रीय पार्टी जो वास्तव में राष्ट्र पे सत्ता कर रही हैं, देश पे सत्ता पे काबिज हैं, रही हैं, वो लोग अगर हमारे मुद्दे ले रहे हैं, इसका मतलब भारतीय हिंद फौज के मुद्दे बहुत ही विचारणीय हैं। और ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि हमने मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दे हैं। हमने पहले भी घोषणा करी, जब हमने 2017 में पार्टी का गठन किया था तो हमने घोषणा करी थी कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे आपको कौन सा राष्ट्र चाहिए, आपको कौन सा देश चाहिए। हमने उसी राष्ट्र का, उसी देश का निर्माण करने के लिए मुद्दों को जनता के बीच से निकाल कर लेके आए थे। हमने ज़मीन में पे घूम कर ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया था, तब इन मुद्दों को तैयार किया था। ये एसी में बैठ के मुद्दे तैयार नहीं किए गए थे, लेकिन कांग्रेस को बैठे बैठाए वहाँ एसी में बैठे बैठे उनके अधिकारियों को मिल गए, उन्हें वाहवाही लूटने के लिए राहुल जी को दे दिए होंगे। राहुल जी ने घोषणा पत्र में शामिल कर लिए। हम इस पर भी ये भी मानने को तैयार हैं, लेकिन उनको कहना पड़ेगा कि हमने भारतीय हिंद फौज के विचारों से हम सहमत हैं, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। तो हम राहुल जी का धन्यवाद करने को तैयार हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो हम विरोध करने को। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी खबर आई थी
कि भारतीय हिंद फौज जो है कांग्रेस पार्टी पर या राहुल गांधी पर कोई मानहानि का दावा वगैरह करना, हाँ आगे ऐसा किया। सुनने में आया हाँ, था। हमने ऐसा करा है। अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारा अगला स्टेप होगा, ये हम होगा। इसमें रख रहे हैं। उनसे मीटिंग की बात भी रखी कि समय दीजिए, बात करते हैं बैठ के। आपने विचार, गलत चीज़ तो गलत है, आप अगर चोरी कर रहे हैं तो गलत है, और आप हमारी बात से सहमत हो रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दो सवाल और है कि चुनाव का बिगुल बच चुका है एक तरह से। जो पहला चरण का नामांकन 11 अप्रैल को है, कि चुनाव जो है, क्योंकि हमारा एक मुद्दा है कि चुनाव पहले मुद्दों पे होते थे, अब चुनाव प्रचार सामग्री होने लगे हैं। तो भारतीय हिंद फौज का क्या नजरिया इसमें, जो चुनाव होगा उसका मूल मुद्दा क्या होगा? देखिए, इस समय मुद्दा किसी के पास नहीं है, ना भाजपा के पास है, ना कांग्रेस के पास है। ये लोग, अगर आप देखिए, आप पत्रकार हैं और मैं बड़ा फिर धन्यवाद करता हूँ आपको हमेशा कि आपने आज का मतदाता और इस तरीके की आपने, और आज आपने प्रेम की बात, प्रेम के साथ, और लोग मन की बात कर रहे हैं, आप प्रेम की बात कर रहे हैं। तो प्रेम जी, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, ये सब मुद्दे विहीन पार्टी है। मुद्दा हम लेके आए थे, जो घोषणा पत्र में शामिल किया था, ये मुद्दा था। अगर बात सोची जाए गंभीरता से तो इस मुद्दे को सोचा जा सकता है, जो मुद्दा हमने दिया हुआ है। ये एक मुद्दा है कि देश को जरूरत है। आप भ्रष्टाचार कैसे खत्म कर सकते हैं? भ्रष्टाचार का अंत तभी करेंगे जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य को देश के अंदर समान रूप से लागू कर देंगे। आपकी ईमानदारी पे हमें शक होता है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी कहना चाहते हैं, आप में इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है कि आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। नोटबंदी जैसा निर्णय, देखिए आपने नोटबंदी में देखा कि हमने उनके इस निर्णय का स्वागत किया, और यहाँ जो समस्याएं थी, लोगों को परेशानी आई, तो हमने नोटबंदी में 40,000 से अधिक लोगों को भोजन बांटा, बैंकों की लाइन में गए, यहाँ हमने पंडाल लगा के बांटा। तो हमने इस तरीके से कार्य किए, जो अच्छा था, सम्मान भी किया गया। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं तो आपको एक इच्छा शक्ति शिक्षा के नाम पे भी लानी होगी। हमारी मांग है कि 12वीं क्लास तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री की जाए। ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। 12वीं क्लास तक की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क की जाए, और 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान अनिवार्य किया जाए, और 12th करते ही बच्चे को 1 साल का डिप्लोमा देके उसको रोजगार की तरफ भेज दिया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो हमें किसी भी दूसरे देश से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। उतने बीच में गवर्नमेंट, भारत सरकार को करना चाहिए कि इंडस्ट्रीज लगाए। जैसे ही बच्चा 12th के बाद अपना डिप्लोमा करके बाहर निकलेगा, सीधे उस फैक्ट्री में काम करने चला जाएगा। कोई काम नहीं करना चाहता या काम नहीं है देने के लिए आप पे रोजगार, तो आप आज ही फंडिंग दे रहे हैं। आप स्किल डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों रुपये घोटाला करवा रहे हैं। आज वो स्किल डेवलपमेंट का पैसा अगर इंटर कॉलेज के 9 से लेकर 12 तक उसमें लगा दिया जाए तो ना तो घोटाला होगा, ना परेशानी होगी, और हर बच्चा शिक्षित होगा, रोजगार मिलेगा। इस काम को सरकार को करना चाहिए, और नहीं करती है। इसके पीछे हमने पूरा प्लान भी तैयार किया हुआ है कि कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। बहुत इजी है और बहुत आराम से संभव है। आज एक चीज़ देखिएगा, जितने भी बैंक हैं या चीज़ें और भी संस्थाएं हैं, वो किराए पे बिल्डिंग लेकर अपना बैंक चलाते हैं। भारत सरकार भारत के ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सिटी को बांटे। ए क्लास सिटी जितने भी हैं, जो बड़े शहर होंगे, उसमें 1,000 रुपये की फीस रखी जाए बच्चे की। जो बी क्लास सिटी उसमें 500 की फीस रखी जाए। जो सी क्लास सिटी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र या कस्बों चले जाते हैं, उनकी 250 रुपये की, 250 रुपये की फीस रखी जाए। ये फीस का स्लैब तैयार किया जाए ताकि अभिभावक परेशान ना हो। और जो स्कूल हैं उनका 5 साल का ITR मंगाई जाए, उनका रिकॉर्ड देखा जाए। अपने डिपार्टमेंट में उनकी अपना खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उससे DM मंगाए, और DM इस चीज़ को देखे, जिलाधिकारी देख के ज्ञान करे कि 5 साल में इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या रहा है। मान लीजिए एवरेज 15 लाख निकला, 20 लाख, 25 लाख निकला, वो 25 लाख रुपए साल उस प्रबंधक को दे दिए जाएं, उस मालिक को दे जिसने उसे बिल्डिंग बनाई है, और उसका सारा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले, अपने अधीन करे, और 5 साल तक इसको प्रैक्टिकली चला के देखे। इतना बड़ा शिक्षा का विस्तार होगा। हमारा एक नारा है, हर हर शिक्षा, घर घर शिक्षा। ये देना चाहते हैं, जिसको आप देना चाहते हैं जनता के बीच में आके। दो सवाल मेरे राजनीतिक और हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लेके है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार जैसे कि अभी एक पुलवामा हमला हुआ और एक तरह से अयोध्या उन्होंने मंदिर नहीं बनाया, तो बेसिकली वो लोगों का कहना है कि भाई मोदी जी जो है एक तरह से जुमलेबाजी वाली बात कहते हैं और जनता को भ्रमित करके मुद्दे बदलते रहते हैं। भारतीय हिंद फौज उनके मतलब उनका उसका क्या नजरिया है, कैसे देख रही है? देखिए, हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है। हम सब मानते हैं, जो पूरा देश मानता है, हम भी मानते हैं। और ये सच्चाई है कि जो ये पार्टियां हैं,
इन मुद्दों को जिंदा रखना चाहती हैं। मंदिरों, राम मंदिर का निर्माण ना होना ये मुद्दा बना के पूरी ज़िंदगी इसकी रोटी सेकना चाहते हैं। कश्मीर का मुद्दा जिंदा रख के कश्मीर के नाम पर ये लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इस बार जब पुलवामा पर हमला हुआ हमारे सैनिकों पे, हमारे 40 सैनिक शहीद हुए, वो शहीद हुए हैं और लेकिन उनकी निर्मम सामूहिक हत्या की गई है। हम उसको हत्या मानते हैं और उस हत्या के पीछे जो भी कारण जैसे भी रहे, पाकिस्तान का जो हाथ था, हमारी सेना इतनी सक्षम है कि वो अपना जवाब दे सकती है। हमने इस बात को लेकर एक मार्च निकाला, यहाँ से निर्वाचन आयोग से होते हुए हम लोग राष्ट्रपति भवन तक गए। हमने मांग करी जब तक शहीदों की शहादत का बदला नहीं तब तक देश में लोकसभा चुनाव नहीं। हम निर्वाचन आयोग गए, हमें पता चला कि ये राष्ट्रपति महोदय इसको रुकवा सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के राष्ट्रपति भवन गए, हमने वहाँ जाके ज्ञापन दिया। अपना ज्ञापन देने के बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद पाकिस्तान पर अटैक किया गया, तो हमें अच्छा लगा। लेकिन अगर देखिए, सेना ने अपना पूरा बल का प्रयोग, अपनी ताकत का प्रयोग सब किया, चंद घंटों का टाइम दिया गया। अगर चंद घंटे और सेना को दे दिए जाते तो पाकिस्तान में से आतंकवाद खत्म हो चुका होता। और उस दिन से लेके आज तक जो हमारे सैनिक अभी भी शहीद हो रहे हैं, कल का कांड है, कल दोबारा से अटैक करने की कोशिश करी गई है उसी टाइप से, वो नहीं हो सकते। वो डर उनका खत्म हो जाता। पाकिस्तान को फिर एक बार मौका देकर भारत सरकार ने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी भूल करी है। अगर सेना को 2 दिन का टाइम और दे दिया जाता तो पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका था, बिल्कुल दंडवत लेट जाता, भारत के सामने अपनी माफी मांगता, गलती स्वीकार करता और आतंकवादियों को सौंप सकता था, अगर एक इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और दिखा देते थे। तो हम आज मानते हैं, हमारे नजरिए से दिखता है कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता के लालच में हर पार्टी कहीं ना कहीं गलत कर रही है। और इस बार मोदी जी ने एक बहुत बड़ी चूक करी है, चूक कर दी, बहुत चूक। मतलब एक तरह से वो प्रचार को मुद्दा बना रहे हैं, जनता को भटका रहे हैं। एक जो बड़ा सवाल जनता का मेरे पास आया, वो मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय फौज, अभी चुनाव के 7 चरण बाकी है, पहला आने वाला है पूरे देश में। आप लोकसभा प्रत्याशी कितने आप जनता के समक्ष खड़े कर रहे हैं? देखिए, हमारा प्लान था 56 सीटों पर लड़ने का 13 स्टेट के अंदर। लेकिन जो इस समय भारत की स्थिति है, देखिए हमने चुनाव का विरोध किया हुआ है, तो हमने आज भी एक मीटिंग करी है और उस मीटिंग में भी रखा, क्योंकि हम चुनाव के विरोध में इसलिए थे इस समय कि चुनाव अभी ना हो, अभी पहले राष्ट्र है, देश है, उसके बाद कुछ और है। लेकिन बहुत जल्दी चुनाव को इस स्थिति में जो चुनाव के लिए चुनाव के माहौल में देश को धकेला गया है, ये देश के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करी है, सेना के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और हमने पहले 56 सीट पे लड़ने की तैयारी करी थी, लेकिन हमारा मन करता है कि हम अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गलत लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आज देश के अंदर मुझे नहीं दिखता कि किसके साथ जाया जाए, क्या विचार किए जाएं कि सब एक ही थाली में दिखाई दे रहे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब होते चले आ रहे हैं। हम इसका निर्णय लेंगे और हमने अभी एक सोचा है कि अब एक काम 56 सीट को डिस्टर्ब ना, हम जहाँ लड़ेंगे हमें मालूम है कि हम जहाँ लड़ेंगे हम एक अच्छी स्थिति में लड़ेंगे और इसका नुकसान किसी एक विशेष पार्टी को होगा तो लोग कहेंगे कि हमने शायद हराने के लिए ऐसा काम कर दिया। इसलिए हम थोड़ा शांति करते हुए हम 2, 4 या 5 सीटों पर अपनी ताकत का एहसास पूरे देश की दोनों राजनीतिक पार्टियों के कराने की तैयारी कर रहे हैं और हम करेंगे इस चीज़। सर अरोड़ा जी, आपसे एक सवाल है कि भारतीय फौज के शुरू से आप साथ में हैं, स्थापना से लेके हर कार्यों में, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक इस पार्टी को बहुत ही तरीके से नहीं जानते, तो इसकी स्थापना कब हुई और इसकी मूल मंत्र क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहले मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहूँगा कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जहाँ तक बात आती है पार्टी की स्थापना की, पार्टी की स्थापना हमने फरवरी 2017 में की। पार्टी की स्थापना हमारी 2016 में हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेसिंग में आते आते 2017 फरवरी में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसके बाद हम लोग अपना सामाजिक कार्य करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। और जितने हमारे पर्व होते हैं, जिन्हें हम हमारी भाषा में हम तो कहेंगे हमारे राष्ट्रीय पर्व है, हम 23 जनवरी मनाते हैं, 23 मार्च मनाते हैं, नेताजी सुभाष जी की 23 मार्च मनाते हैं हम लोग शहीदी दिवस के रूप में, जनवरी मनाते हैं हम लोग नेताजी की जयंती मनाते हैं। तो हमारा ध्येय है कि हम नेताजी के सपनों का भारत बनाएं, जो नेताजी सोच लेके चले थे अपनी, उसी सोच के साथ में उसी से सोच पे हम इम्प्लीमेंट करते हुए चाहते हैं कि लोग नेताजी को जाने समझे, उनके अपने संस्कार क्या थे, क्या सोच थी उनकी, किस तरह का वो देश चाहते थे, क्या सोच थी, वो हमारा सपना है कि हम उस तरह
से देश को लेके चले और जो हमारी जनरेशन है आज की उन्हें उसके बारे में बताएं। नेताजी की सोच ये थी और उसी पे इम्प्लीमेंट करें। तभी तकरीबन कितने सदस्य आपके पूरे देश भर में बन गए होंगे? देखिए, जहाँ तक सदस्य हमारे लगभग इस समय भारतीय इन्फोसिस से 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं और आज भी पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारा संगठन चल रहा है, अभी धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं और आने वाले 1 साल के अंदर हमारा आइडिया है कि हम ये सोच रहे हैं कम से कम 10, 15, 20 लाख लोग हम अपनी पार्टी में जोड़े जो हमारे पार्टी के सदस्य हों और हमारा आने वाले समय में बहुत तेजी से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संजू जी, एक राजनीतिक सवाल और रह गया। यूपी की राजनीति जो है हमेशा मजबूत रहती है प्रधानमंत्री को बनाने तक। तो सर, यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो दुश्मन थे वो साथ हो गए, जिनका इसके पूर्व विधानसभा गठबंधन था वो अलग हो गए, मतलब कांग्रेस सपा अलग हो गई, प्रियंका की एंट्री हो गई। तो यूपी कैसा यूपी बनेगा? चुनाव, राहुल जी आज खबर ये है कि वो केरल से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो प्रियंका की एंट्री और ये अखिलेश और मायावती का गठबंधन, इन दोनों पे हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि भारतीय फौज क्या बोलना चाहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति निकलती है। उत्तर प्रदेश ही देश के लिए प्रधानमंत्री देता है और सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। और पिछली बार 73 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने एक धमाकेदार जीत का आगाज किया, दर्ज किया और उसमें पहुंचे। लेकिन एक दुर्भाग्य है, मैं प्रदेश का कहूँगा, जिस प्रदेश से क्रांति जन्मी, कल परसों मोदी जी भी अपनी रैली मेरठ से करके गए थे, जहाँ से क्रांति का जन्म हुआ, पहली क्रांति निकली, उस प्रदेश के लोग आज जातिवाद में ऐसे बटे हुए हैं जिन्होंने देश का बंटाधार कर रखा है। आज अगर उत्तर प्रदेश की हम उसी चीज़ को लेकर निकले हैं कि हम जाति और धर्म की बात को ख़त्म करना चाहते हैं, हम ये एक संदेश देना चाहते हैं कि बिना जाति के और बिना धर्म की बात किए आप लोग देश को बचा सकते हैं। अगर जाति में बटोगे तो देश को नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत होने की वजह से आज बसपा और सपा का संगम हुआ है, संगम हो गया इनका। संगम में तीसरी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन पता नहीं सरस्वती जी आजकल विलुप्त हो गई हैं, तो उन्होंने उठा के कांग्रेस को दूध में से मक्खी निकाली जाती है वैसे अलग कर दिया गया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत प्लानिंग के तहत भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि कांग्रेस खड़ी होगी तो कुछ ना कुछ एक तबके का वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है वो शायद कांग्रेस को मिल जाएगा और ये सीट निकल जाएंगे, हम लोग बैठ के बाद में सरकार बना लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जब तक ये जातिगत पे डिपेंड रहेगी, उस पर चलती रहेगी, तब तक ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जनता को ये लोग यूज करते रहेंगे। और अगर इस बार यूपी की जनता ने ये गलती दोहराई तो इसके परिणाम बहुत बुरे इन्हें भुगतने को सबको हम लोगों को मिलने वाले। समझा नहीं, मतलब बीजेपी को ज्यादा वोट दिया नहीं, किसी को, मतलब अगर जातिगत पे किया तो गलत नुकसान होगा। और हम अभी ये नहीं कहते कि जातिगत में 2 ही पार्टियां आती हैं जी, जातिगत नहीं, वो जातिगत में सब सारी पार्टी आ गई हैं। भाजपा भी जातिगत राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी। आज भी देखिए, एक वो है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, आज मेरठ मंडल पूरी कमेटी हमारे साथ शामिल हो गई उनके विचारों को छोड़कर, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे हैं तो चले आए वो लोग। और क्या नहीं मिल रहा, हमारे विचारों को अच्छा लगा कि हम जातिवाद को खत्म करके आ रहे हैं, वो जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो आंखें दिखा रहे हैं, गाली बक रहे हैं, बीजेपी पीछे पीछे घूम रही है, राज्यसभा भी ले लो जी, 4 मंत्रालय भी ले लो जी, ये भी ले लो। क्या है, अगर आपने काम किया है, अगर आपने काम किया, अनुप्रिया पटेल जी को देख लीजिए, अगर आपने जो काम किया तो विकास का मुद्दा क्यों नहीं है आपके पास में? आप विकास की बात क्यों नहीं करते? सच्चाई बहुत हैं, अगर उन सच्चाई को खोला जाए तो उसके रिजल्ट बहुत हो सकते हैं। आज मैं एक चीज़ छोटी सी कहना चाहूँगा, भारत में आज से लोगों को दिख रही सड़कों का जाल बिछ रहा है। सड़कों की जाल बिछवाने में मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री पीएमओ से जोड़कर इसका विकास की व्यवस्था करी थी। लेकिन इस बार जो सड़कें दिखाई दे रही हैं आपको, ये सड़कें देखिए, ज़मीन अधिग्रहण करने में सबसे बड़ा काम होता है। जो ज़मीन अधिग्रहित हुई हैं वो हुई है कांग्रेस के टाइम पे। इसका मतलब कांग्रेस स्टार्ट कर चुकी थी, अधिग्रहण हो चुका, काम स्टार्ट हुआ, अब फाइनल स्टेज थी, मोदी सरकार ने खींच दिया। वो सड़कों पर दिख गया, साहब विकास किसने किया? ये जो है आ गया। अब आप आइए, जो डाबर डाल दिया है तो अपने विकास बताइए ना, क्या करें आपने?
विकास को बताइए, विकास कैसे करें हैं, क्या विकास करें, विकास के मुद्दे पे लोग आपसे जुड़े तो हैं, आप सबका लोग आज देखिए फेसबुक व्हाट्सअप बस एक ही चीज़ चल रही है। लेकिन जो गलत प्रचार प्रसार हैं, सेना ने जो किया है, इस बात का हमारा जो विरोध है मोदी जी के साथ में, या मोदी जी की बातों से जो हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो कथनी और करनी पर नहीं रखते हैं, वो कथनी और करनी उनकी एक नहीं होती। दूसरी जो गलती वो कर रहे हैं, सेना के पराक्रम का देश की जनता के बीच में आके नहीं, वो सेना ने किया है, वो काम सेना का था। उसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं आप राजनीतिक लाभ मत लीजिए सर, उस पर हम आएंगे, तो सवाल हमारे बीच में छूट जाएगा। जी जी जी। प्रियंका के बारे में बात थी। अच्छा, प्रियंका जी के बारे में प्रियंका को लाया गया, उसका मकसद प्रियंका जी को लाने कितना वो असर डालेंगे दोनों पार्टियों को? देखिए, असर तो पड़ता है जब एक यूथ आता है, एक नया चेहरा आता है, और प्रियंका जी पे लोग बड़ा इंदिरा गांधी की छवि देखकर लोग चलते हैं, तो जो कांग्रेसी निराश हो चुके थे, वो खाली डमरू कहाँ बजाएं जाके, तो अब लग रहा है कि कांग्रेस प्रियंका जी के आने के बाद में कांग्रेस के अंदर थोड़ी बहुत जान दिखाई देनी शुरू हुआ है, संचार हुआ है, लोगों के अंदर एक भावना जगी है, नहीं कांग्रेस के लिए काम करिए, प्रियंका जी की एंट्री हो चुकी है, उन्हें प्रियंका जी में वो लोग इंदिरा गांधी की छवि देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। पार्टी के अंदर भाई एक बड़ा चेहरा है तो उनको आना चाहिए, और अगर प्रियंका जी प्रदेश में रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान भी पहुंचाएंगे। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लागू की, उन्होंने वादा किया था वो 100 जिलों को वो क्या बोलते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और जो हमारा अनुसंधान किया गया जिस समाचार पे कि भाई मोदी जी स्वच्छता अभियान विश्व का सबसे बड़ा अभियान बन चुका है। हर जिले में गाड़ियां जाती हैं और वो कूड़ा या कचरा इकट्ठा करती हैं, ठीक है सर, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो कूड़ा या कचरा जो इकट्ठा करती हैं वो आखिर में बाद में फेंकती कहाँ है, क्योंकि किसी भी जिले में डंपिंग ग्राउंड नहीं है, तो एक स्थान से कूड़ा इकट्ठा करना, बाद में फिर उसको कहीं और डाल देना, उसका प्रॉपर निस्तारण नहीं है। तो उस अभियान के तहत जो आम जनता का जो पैसा जा रहा है टैक्स में, वो एक तरह से मिसयूज हो रहा है, तो इस मुद्दे को भारतीय फौज अपना मुद्दा बनाएगी? नहीं, देखिए अभी हर मुद्दों में अगर हम लोग घुसेंगे, देखिए स्वच्छता अभियान चलाया, अच्छी बात है, लोगों के अंदर जागरूकता आई है, ये बढ़िया काम है, इसके लिए हम उनके कोई वो नहीं करते। कूड़ा कहाँ डालना है, इस पर नगर निगम और नगर पालिकाओं को, नगर पंचायत को देखना पड़ेगा, कूड़ा कहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी उनके लिए। अब हमारा जो मेन मुद्दा है, हम अपने मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। हमने 11 सूत्री मांग रखी थी, उसमें जो अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए समान वेतन, समान सुविधा दिलवाना चाहते हैं, ताकि अभी जितने शहीद हुए हैं, अर्धसैनिक बल शहीद हुए हैं, उनको ना शहीद का दर्जा मिलता है और ना उनके लिए वो सुविधाएं मिलती हैं जो सैनिकों को मिलनी चाहिए, और सैनिकों को और सेना को जो मिलती हैं, आर्मी को मिलती हैं। तो हम उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है। हमने पुलिस डिपार्टमेंट में 24 घंटे की ड्यूटी होती है, सैनिक पुलिस वाले भी, भाई आपके इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस का काम है, सेना का काम बॉर्डर पर है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसमें शिक्षक भी उसके अंदर आता है, डॉक्टर भी आता है। 4 स्तंभ देश के बहुत बड़े हैं, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और इंटरनल सुरक्षा। हमने इन चारों पर रखा हुआ है कि इन चारों लोगों को, पुलिस की जो कर्मी हैं उनको, सैनिकों को, इनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर सिर्फ देश की सेवा कर सकें। टीचर्स हैं, 60,000 का वेतन है, 50,000 का वेतन है, 40,000 का वेतन है। 40, 50, 60,000 के वेतन वाले से जनगणना कराई जा रही है, गाँव जाकर जनगणना करिए जी, क्यों करें? उसके लिए 5,000, 10,000 रुपये का बच्चा रखिए गाँव का, उसको दीजिए, जनगणना भी करेगा, आपकी रिपोर्टिंग ला के देगा, आप उसमें इतने फंड्स बर्बाद करते उसमें करिए। शिक्षा पता शिक्षक जो है जहाँ पढ़ाने का टाइम बच्चों का, वहाँ जाके वो जनगणना कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनका ये गलत उपयोग किया जा रहा है। तो शिक्षा और शैक्षिक स्तर को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। हम जो अपनी मेन मुद्दे से हम भटकना नहीं चाहते। हम गरीबों को चाहे 10,000 की मांग करी है, शिक्षा में बदलाव मांगा है, स्वास्थ्य हमने सबको फ्री कहा है करने के लिए। तो इन सब चीज़ों की, इन सब चीज़ों पर हमारा मेन जो है फोकस, इन चीज़ों पर, हम इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर बिल्कुल अंतिम सवाल है। जी जी। आप 56 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे संसदों में, और इसमें कितने सीटों की जीत की आपकी उम्मीद है? देखिए 56 हम लड़ने जा रहे थे, हमने कम की हैं, हम इसमें 5 या 6 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जीत जाएंगे 100%। और जीत के बाद किसी न किसी पार्टी को आपको समर्थन देना पड़ेगा, कुछ सोचा आपने? हाँ, हमारे विचार हैं, हमारे विचारों से कौन सहमत है? अच्छा, हमारा सबसे विस्फोटक विचार है एक, जी, वो सुनते ही सारी पार्टी कूद जाती हैं। अगर कांग्रेस को लेना तो पहला वाला विचार ले लेते। हमने इसमें रखा हुआ है, हमारे इसके अंदर मेन हम पॉइंट दे रहे हैं।
हमारे घोषणा पत्र में है, उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण एवं पर्यावरण। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून भी चाहते हैं। ये सुनते ही पार्टियों की हवा निकल जाती है। तो मतलब आपके इस घोषणा पत्र के हिसाब से जो पार्टी आपकी बात मानेगी, जो पार्टी हमारी इस बात को मानेगी, उसके लिए हम पूरी तरीके से तो समर्थन, जीतने के बाद आप उसका समर्थन चुनाव जीतने बाद करेंगे। और अगर 1% हम जीतने में कामयाब नहीं भी होते हैं तो भारतीय हिंद फौज के 10 लाख सैनिक तैयार हो रहे हैं, जो सड़क पर संसद चलाएंगे अपनी। सरकारें, अगर ये सरकार जो भी बनेगी हमारी मांग नहीं मानेगी तो उसको सड़क पे आके जवाब देना पड़ेगा। और 2024 में हम ऐसी सरकारों को उखाड़ के बिल्कुल फेंक देंगे। भारतीय हिंद फौज, मैंने आज से 3 साल पहले भी अपने इंटरव्यू में आपसे कहा था कि 2024 की सरकार भारतीय हिंद फौज बनाएगी। 2019 में जिसको बनाना है बना ले, अगली सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी और हो सकता है कि भारतीय हिंद फौज की सरकार बने। इस तैयारी पे हम लगे। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पे हम आपसे बात करेंगे।